नमस्कार, मैं डॉक्टर संवेदना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, वसंता कॉलेज फॉर विमेन, राजघाट, वाराणसी। दिस इज मॉड्यूल नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 11। टाइटल इवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्तूप आर्किटेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, स्तूप इन लिटरेरी सोर्स, टाइप्स ऑफ स्तूपा, स्तूप इवोल्यूशन इन इंडिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्तूप। इस टॉपिक के अंतर्गत इस लेक्चर में हम बातें करेंगे कि स्तूप क्या है, उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है, उसके प्रकार कितने हैं और इसका इवोल्यूशन किस प्रकार भारत पे हुआ था और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्तूप क्या होता है, स्तूप कहाँ से लिया गया है, स्तूप हम किस पर्पज से प्रयोग करते हैं। स्तूप शब्द संस्कृत की हीप यानी ढेर शब्द से लिया गया है और इसका प्रयोग बुद्धिस्ट रेलिक्स एंड अदर होली ऑब्जेक्ट्स को रखने में प्रयोग किया जाता था। अर्थात जब किसी पवित्र चीज़ों को जब संरक्षित करने का काम होता था, वहाँ पर स्तूप यानी उसको मिट्टी के ढेर के अंदर उसको संरक्षित रखा जाता था। स्तूप शब्द प्राकृत भाषा के थूप शब्द से लिया गया। थूप अर्थात किसी चीज़ को ढेर बनाकर थोपा जाए, उस तरह का एक ढेर होता था, वहाँ से ये शब्द आया। और इसको दूसरी प्रकार से भी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका जब संस्कार किया जाता है तो उसे किसी बड़े से माउंट के अंदर जब उसे दफन कर दिया तो वो एक टीले का आकार ले लेता है। उसकी संरचना एक टीले की प्रकार की होती है। उसको चिता यानी चिता का भी नाम दिया जाता है। उससे निकलकर चैत्य शब्द आया, जिसको हम लोग स्तूप और चैत्य भी कहते हैं। तो ये शब्द किसी की मृत्यु जब हो जाती है तो उसके अवशेष पर उस संरचना को बनाना स्तूप का कॉन्सेप्ट आया और वहीं से ये स्तूप शब्द आया। हम अब बात करेंगे कि बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म में स्तूप का कॉन्सेप्ट क्यों आता है और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो हम देखते हैं कि बौद्ध स्मारकों में ऐसा नहीं था कि बौद्ध स्मारकों के आने के बाद ही स्तूप शब्द का प्रयोग होने लगा। स्तूप शब्द का प्रयोग हम प्राचीन काल से देखते हैं और बौद्ध धर्म में इसका प्रयोग एक माउंट टीले के रूप में होने लगा, जहाँ पर इसका एक टीला होता था जिसको आमतौर से गोल आकार का रूप दिया जाता था और ठोस गुंबद का आधार बनाया जाता था और उसके ऊपर एक छतरी नुमा आकार का एक छत्र लगाया जाता था। ये आकार स्तूप का होता था और उसको कवर करने के लिए एक बेल कह सकते हैं अंड का रूप दे दिया जाता था, जो पूरी तरह से स्तूप का आकार ले लेता था और उसके अंदर पवित्र वस्तु, पवित्र चीज़ों को संरक्षित किया जाता था। इस पर्पज से स्तूप का प्रयोग होने लगा। अगर सिंपल आमतौर पे साधारण भाषा में इसको करें तो एक बरियल माउंट जिसको हम स्टोन जिसको उससे उसको घेर दिया जाता था, उसके संरचनात्मक रूप उसको दे दी जाती थी, ये स्तूप का प्रारूप होता था। स्तूप देखते हैं कि बौद्ध स्मारकों के रूप में, प्राचीन बौद्ध स्मारकों के रूप में हमें पूरे भारत, पूरे विश्व में बात करें तो स्तूप का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है और स्तूप पूरी तरह से भारत में और भारत के अन्यत्र जगहों पर भी फैला हुआ है, क्योंकि इसको ये बौद्ध धर्म से संबंधित हुआ और इसको हम अभी आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये बौद्ध धर्म से संबंधित हुआ। और ऐतिहासिक रूप से हम बात करें तो भगवान बुद्ध को सिंबॉलिक रूप से दर्शाने के लिए, उनके अध्यात्म के मार्गों को दर्शाने के लिए स्तूप का वर्णन किया गया और ये स्तूप का कॉन्सेप्ट आया। हम देखते हैं कि ये जो स्तूप का आर्किटेक्चर है ये पूरी तरह से 4 भागों में, 4 जोन में भारत में देखें तो डिवाइड है। नॉर्थ इंडियन ग्रुप, सेंट्रल इंडियन ग्रुप, साउथ इंडियन ग्रुप और नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप। ये भारत के 4 फेज में ये डिवाइड है और उन सारी जगहों पे हमें बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप मिले हैं, जिसमें नॉर्थ इंडियन ग्रुप में सारनाथ, पिपराहवा, लौरिया नंदनगढ़, सेंट्रल इंडियन ग्रुप में सांची भरहुत, साउथ इंडियन ग्रुप में नागार्जुनीकोंडा, अमरावती, भट्टीप्रोलु, जग्गपेट, घंटसाल, नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप में जमालगढ़ी, तक्षशिला, तख्तीबाही, मीरपुर खास और देवनी मोरी। ये चारों जोनों में हमें स्तूप, इतने सारे स्तूप दिखाई देते हैं, जिसमें कुछ मुख्य स्तूपों के बारे में लेक्चर में पूरी डिटेल से इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। ये ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड है जिसमें हम दिखाने की कोशिश की कि भारत में स्तूप का एक्सपेंशन कहाँ कहाँ। आप देख सकते हैं कि भारत में अगर हम बात करें साउथ इंडिया की तो हम अमरावती, और हम अगर बात करें इसकी तो सासाराम, धमेक, पिपराहवा,
हम भरहुत, सांची, सोनेरी, नागार्जुनीकोंडा, इन विभिन्न जगहों पे हम स्तूप देखते हैं और ये मुख्य रूप से भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। ये बौद्ध धर्म में पवित्र स्थलों के बारे में जाने जाते हैं। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ स्तूप, जो कि भारत के बाहर ये कितना एक्सपेंशन कितना हुआ था, इसका विस्तार कितना हुआ था, तो हम ये जानते हैं कि बौद्ध धर्म भारत में ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर इसके प्रचार प्रसार हुए थे और इनके अनुयायी वहाँ तक फैले थे, जिसको आप यहाँ पर ग्लोबली रूप से आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका फैलाव फिलिपीन, कंबोडिया, तिब्बत, भूटान, इंडोनेशिया, इन सारी जगहों पे ये ग्लोबली रूप से इनका विस्तार हुआ था और हर जगह पे हमें इनके स्मारक बौद्ध धर्म के और मोनूमेंट्स दिखाई देते हैं। अगर हम साहित्यिक सोच में स्तूप के बारे में बात करें कि स्तूप शब्द कहाँ से आया, स्तूप का अर्थ क्या है, तो हम देखते हैं कि स्तूप वर्ड हमें इन प्राचीन काल में विभिन्न स्क्रिप्ट में वर्णित दिखाई देता है, उसके बारे में हमें चर्चा मिलती है। ये अगर सबसे पहले सर्वप्रथम हम देखें तो ऋग्वेद में स्टुका शब्द आया है, जिसको कि हीप पाइल यानी कि थूहा, ढेर से इसका अनुमान किया जाता है कि जहाँ पर हमने अभी बात की कि जहाँ पर हम ढेर की मिट्टी के ढेर की बात करें उसको हम टीला, और इस तरह से जहाँ छोटे तौर पे टीला होता था उसको, और इन ऋग्वेद में हम प्राचीन काल में देखते हैं कि छोटे तौर पे इसको छोटे से टीलों को हीप, पाइल और ढेर, इस नामों से स्तूप को जाना जाता था। जैसे जैसे समयावधि बदली स्तूप का कॉन्सेप्ट बड़ा होता चला गया और जैसे ही बौद्ध धर्म से ये संबंधित हुआ, भगवान बुद्ध से संबंधित हुआ, ये आर्किटेक्चर फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। अगर हम अशोक देखें तो सबसे पहले अगर स्तूप के बारे में हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अशोक का दिखता है कि अशोक जब भगवान बुद्ध से ज्ञान प्राप्त किया और बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शरीर अवशेष पे जो मुख्य 8 स्तूप बने थे उसको परिवर्धित करके उन्होंने 84,000 स्तूप बनाने कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पौराणिक रूप से ये जो संख्या है ये अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, लेकिन फिर भी अशोक के बनाए हुए स्तूपों की संख्या हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है और आज भी मुख्य रूप से जो स्तूप हमारे यहाँ बनाए गए हैं वो अशोक से संबंधित दिखाई देते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से हम अगर बात करें तो सांची, सारनाथ, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में भी पढ़ेंगे। अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बात करें तो महापरिनिर्वाण सूत्र में स्तूप के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट भी आता है कि भगवान बुद्ध अपने परिनिर्वाण के समय आनंद जब उनसे पूछते हैं कि तथागत आपके शरीर के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे अवशेषों पर उसी प्रकार स्तूप बनाया जाए जैसा कि चक्रवर्ती राजाओं के अवशेष पर बनते हैं। तो इस वार्तालाप से ये आशय निकाला जाता है कि उससे पहले भी स्तूप का कॉन्सेप्ट आता था और चक्रवर्ती सम्राटों के लिए ऐसा एक मोनूमेंट्स, ऐसा एक उनके स्मारक के रूप में, यानी कि उनके अवशेषों को स्मारक का रूप जब दिया जाता था तो इस प्रकार के टीलों का रूप दिया जाता था। तो हम देखते हैं इसके साथ ही साथ हम अगर देखें जातक कथाओं में भी स्तूप के बारे में मेंशन किया गया, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म में बात किया जाए तो हमें जातक कथाओं में उसके स्ट्रक्चर यानी कि आर्किटेक्चर के बारे में नहीं पता चलता है। सुजाता जातक, बहिया सूत्र में भी स्तूप के बारे में और उसके बारे में उल्लेख हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ अशोक से पहले, जैसे हम लोग बात करते हैं कि अशोक ने स्तूप की संख्या में वृद्धि की और उन्होंने अनेक स्तूपों का निर्माण कराया, लेकिन अशोक से भी पहले हमें स्तूप के बारे में कॉन्सेप्ट आता था और वो क्ले से बने होते थे, इसका हमें उल्लेख मिलता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्तूप के बारे में कि हमें किन प्रकारों के स्तूप मिलते हैं। इसमें रेलिक स्तूप, ऑब्जेक्ट स्तूप, कॉमेरेटिव स्तूप, सिंबॉलिक स्तूप, वोटिव स्तूप। हमें भगवान बुद्ध से जुड़े हुए इतने प्रकार के स्तूपों का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है और वो स्तूप हम आज भी हमारे बीच में स्मारक के रूप में मौजूद है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेलिक स्तूप के बारे में। रेलिक स्तूप जहां भगवान बुद्ध के धातु अवशेषों को संरक्षित किया गया था उसको, और भगवान बुद्ध, शाक्यमुनि बुद्ध और अदर बुद्ध और उनके शिष्यों और संतों का जो धातु अवशेष संरक्षित किया गया था उसको रेलिक स्तूप के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे पिपराहवा स्तूप, आप देख सकते हैं यहाँ पिपराहवा स्तूप
को का फिगर हमने दिखाया है कि इसमें भगवान बुद्ध के धातु अवशेष को संरक्षित किया गया है और यह एक रेलिक स्तूप का फाइनेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है। अगर कहें कि इसका उद्देश्य क्या होता था तो हम देखते हैं भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण यानी उनको सिंबॉलिक रूप में यहाँ पर दर्शाया जाता है कि कैसे हमें मोक्ष के, कह सकते हैं कि हम जीवन मृत्यु की जो बॉन्डिंग है उससे मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और इसको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान पर बहुत जोर दिया। अप दीपो भव, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो, इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चलते थे और उन्होंने हमेशा अध्यात्म की ओर लोगों को आकर्षित किया, जिसका हमें एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाई देता है। सेकंड है ऑब्जेक्ट स्तूप। इसका उद्देश्य जो होता था, इसमें भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के द्वारा यूज की हुई चीजें जैसे बेगिंग बाउल्स, मोंक रोब्स, स्क्रिप्चर्स, यानी कि जो उनके द्वारा भिक्षा पात्र जो यूज किया जाता था, जो उनके वस्त्र थे, जो उनके धर्म ग्रंथ थे, उनको वहाँ पर संरक्षित किया जाता था, उसको ऑब्जेक्ट स्तूप कहा जाता है। जिसके एग्जाम्पल केसरिया स्तूप, कनिष्क स्तूप, जिसमें कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिखाया केसरिया स्तूप, ये इसमें भगवान बुद्ध के द्वारा यूज की हुई चीज़ों को संरक्षित किया गया है और वह स्तूप का रूप दिया गया। इसका जो आशय था वो भगवान बुद्ध के जीवन को आत्मज्ञान का मार्ग, यानी कि भगवान बुद्ध सबसे ज़्यादा जो इस पर जोर देते थे आत्मज्ञान पर देते थे और इससे कि सभी प्राणियों को लाभ करने का, सभी प्राणियों को, कह सकते हैं कि सभी प्राणियों को किसी प्रकार का कष्ट न देने का, ये सारी चीज़ों को इसमें दर्शाया जाता है कि और किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट न पहुंचाया जाए। और इन सारी चीज़ों को, और इनका उद्देश्य होता था कि हम किसी को सिंबॉलिक रूप में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ऑब्जेक्ट स्तूप भगवान बुद्ध के द्वारा यूज की हुई, भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के द्वारा यूज की हुई चीज़ों को संरक्षित करने का दूसरा रूप यहाँ पर दिखाई देता है। तीसरा है कॉमरेटिव स्तूप। कॉमरेटिव स्तूप में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के द्वारा वहाँ पर उनके द्वारा उस स्थान को यूज करने का और वहाँ पर उनके द्वारा कोई न कोई कार्य जब किया गया हो और उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य जो उनके धर्म से संबंधित हो और उनके अनुयायियों से संबंधित हो, जैसे कि भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ था और यहाँ पर हम धर्मराज का स्तूप को देखते हैं जो एक कॉमरेटिव स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो भगवान बुद्ध के द्वारा जब उपदेश देने की बात हो, भगवान बुद्ध के द्वारा जब किसी कार्य करने की बात हो और वहाँ पर उसको उनके स्मरण के रूप में एक स्मारक दिया जाता है, उसको कॉपरेटिव स्तूप कहा जाता है। इसमें देखा जाता है कि तो भगवान बुद्ध के द्वारा जब कोई कार्य उनके धर्म के प्रति किया जाता था तो उसको कॉमरेटिव स्तूप कहा जाता था, जिसमें कि हम धर्मराज का स्तूप देख सकते हैं, अशोक स्तूप जो कि महाबोधि टेम्पल बोध गया में है, ये इसका एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है। भगवान बुद्ध अपने उपदेशों में हमेशा जीवन से संबंधित विचारों के बारे में बात की है। उन्होंने हमेशा मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग को बताया है कि किस प्रकार से मानव अपने इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर हो, इस बात को दर्शाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में इन स्तूपों का निर्माण कराया गया है। सिंबॉलिक स्तूप। सिंबॉलिक स्तूप होता है कि भगवान बुद्ध को स्मरण के रूप में, स्मारक के रूप में, उनके को एक सिंबल के रूप में, जब सिंबॉलिक रूप में उनको दिखाया जाता है कि किस प्रकार से उनके द्वारा जब कोई चीज़ वहाँ पर दर्शाई गई हो और वो एक सांकेतिक रूप से वहाँ पर दर्शाने की जब कोशिश करते हैं तो उसको कहते हैं सिंबॉलिक स्तूप, जो कि उसका उदाहरण है परिनिर्वाण टेम्पल, जो परिनिर्वाण स्तूप कुशीनारा में है। कुशीनारा में परिनिर्वाण स्तूप है जो उनका सिंबॉलिक स्तूप माना जाता है, जो उनके महापरिनिर्वाण के बाद उसको दर्शाने के लिए, उसको सिंबॉलिक रूप देने के लिए, उसको सांकेतिक रूप देने के लिए यह स्तूप का निर्माण कराया गया था। भगवान बुद्ध यहाँ पर शरण लिए और उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, उस उपलक्ष्य में यहाँ पर स्तूपों का निर्माण कराया गया था, जहाँ पर वह कभी कभी वो उनके धातु अवशेष के साथ भी और उनके बिना धातु अवशेष के साथ भी इन स्तूपों का निर्माण कराया जाता था। वोटिव स्तूप। वोटिव स्तूप को जब उनके अनुयायी, जब यात्री भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म के संरक्षण में जाने के बाद जब कहीं वो
यात्रा करते हैं तो उसको यादगार रूप में बनाने के लिए, उसको एक अपना भाव देने के लिए उस तरह की जगहों पे जाते हैं जो स्थल भगवान बुद्ध से संबंधित है, और वहाँ पर वह छोटे छोटे स्तूपों को बनाते हैं जिसको इसको मनौती स्तूप के नाम से भी जाना जाता है, कि वो ट्रेवलर उसको याद के रूप में अपने कह सकते हैं यात्रा को बेहतर कर्म प्राप्त करने के लिए इसको बनाते थे, और अपनी भक्ति, अपनी आध्यात्मिक योग्यता की आकांक्षा को लेकर वो इस स्तूप को रूप देते, इसको छोटे छोटे स्तूप को बनाते थे। इसको वोटिव स्तूप या मनौती स्तूप के नाम से जाना जाता है। जो देख सकते हैं कि लुम्बिनी में आप छोटे छोटे इस तरह के, इसको वोटिव स्तूप कहा जाता है। ऐसे स्तूप हमें अन्यत्र सारनाथ में भी दिखाई देता है, तो ये इसे वोटिव स्तूप कहा जाता है। अब हम बात करेंगे स्तूप इवोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में स्तूप की इवोल्यूशन की कैसे बात होती है और कहाँ पर हम इसको देखते हैं। अगर स्तूप इवोल्यूशन की भारत में बात करें तो हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट स्तूपों को हम उनके आध्यात्मिक रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध ने अपने विचारों को, अपने द्वारा किए गए कार्यों को पूरे भारत में उन्होंने किस प्रकार दर्शाया है, और उसको एक आर्किटेक्चरल फॉर्म में जब कन्वर्ट किया गया तो वो स्तूप के रूप में हमें दिखाई देता है, सिंबॉलिक रूप में। और इसमें भगवान बुद्ध के द्वारा आध्यात्मिक मार्ग को दर्शाया गया कि किस प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, किस प्रकार से हमें संबोधि की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर स्तूप का ईच पार्ट हमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है। जो भी हमें स्तूप की जितने भी पार्ट्स दिखाई देते हैं वो ईच पार्ट ऑफ स्तूप कॉरेस्पॉन्डेंट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स बुद्धिस्ट टीचिंग, यानी भगवान बुद्ध की द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं वो स्तूप के सारे एलिमेंट्स उनसे संबंधित हैं और उसको दर्शाते हैं। उसके साथ ही साथ इवोल्यूशन ऑफ स्तूप हाईलाइट्स द यूनिटी ऑफ द विजडम एंड कंपैशन इन बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म में उनके किस प्रकार बौद्धिक क्षमता को किस प्रकार से कह सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाता है। ये हमें इवोल्यूशन ऑफ स्तूप इस बात को प्रदर्शित करता है। स्तूप जो होता है वो भगवान को, वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट साइट होता है जहाँ पर मेडिटेशन ऑफरिंग के लिए एक महत्वपूर्ण जगह बनाई जाती है, जहाँ पर बैठकर उसके आसपास ऐसे स्ट्रक्चरल संरचनात्मक जो चीज़ें बनती हैं कि वहाँ पे जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको मानने वाले हैं, वहाँ पर आके अपने आप को मेडिटेट करें और वह उस तरीके से भगवान बुद्ध को और अपने आप को उस आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़े। और यहाँ पर उनके स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक का जो मार्ग है उसको विभिन्न प्रकार से वो जोड़े और इस पर प्रकाश पड़ता है। उस चीज़ों को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़े और अपने मार्ग को वो प्रकाशमान भी बनाए। हम देखते हैं कि जैसे हमने बात किया कि स्तूप जो है वो हमें सिर्फ बुद्धिज्म में नहीं दिखाई देता, बल्कि हमें प्री हिस्टोरिक काल से ही बुद्धिज्म के बारे में पता चलता है। तो प्राचीन काल में एक थूहा के रूप में जहाँ पर दिखाई देता है कि किसी की चिता के पास एक बरियल ढेर के रूप में जमा कर दिया जाता था और एक बरियल एक माउंट का रूप लेता था, जो प्री हिस्टोरिक एज में हमें दिखाई देता है। बाद के फेजों में जैसे जैसे डेवलप हुआ इसका संरचनात्मक रूप बदलता चला गया। अब हम देखते हैं कि मौर्यन स्तूप में, जो कि हम यहाँ पर सारनाथ स्तूप को दिखाए हैं, और ये स्तूप हमें एक पूरी तरह से स्तूप फॉर्म में यहाँ पर नजर आने लगा, जिसमें कि बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़ गए, अन्न, मेदी, और इन सारे जो संरचनात्मक रूप से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को प्रेजेंट करने वाले, भगवान बुद्ध की कार्यों को दर्शाने वाले, जिसमें तो ये धीरे धीरे स्तूप का फॉर्म जिस प्रकार बदलता चला गया उसको इवोल्यूशन फेज में हम देखते हैं। फिर हम क्लासिकल फॉर्म में देखें, ये सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे आपसे, जिसमें कि मुख्य रूप से इनको एलिमेंट से जोड़ा गया, जिसमें अंड, मेदी, हर्मिका, छत्रावली, जिसमें अभी आगे हम इसी लेक्चर में बताएंगे कि एलिमेंट्स ऑफ स्तूप क्या है। और मौर्यन में प्राचीन काल में हम देखते थे कि ये प्रारंभिक रूप में मिट्टी के थूहे से बनाया गया, जो जैसे जैसे काल क्रमशः इसके बाद इसमें डेवलपमेंट होते चले गए और मौर्यन में इसे ईंटों से इसको जोड़ा गया और वुडन रेलिंग बनाई गई, जो कि शुंग में इसको और परिष्कृत परिवर्धित किया गया और उसको और बड़ा किया गया, और उसमें टेरेस ऐड किया गया और स्टोन वेदिका। उसके बाद हम देखते हैं कि आंध्र सातवाहनों में इसमें तोरण ऐड किए गए। तो हम देखते हैं कि ग्रेजुअली क्रमशः यहाँ पर हर काल में स्तूपों में इवोल्यूशन फेज दिखाई देता है और उसमें अलग अलग तरह के एलिमेंट्स भी जोड़े गए हैं।
यह और स्तूप का फॉर्म किस प्रकार से बदलता क्या गांधार स्तूप में देखते हैं कि पूरे स्ट्रक्चरल फॉर्म इसमें न वेदिका न तोरण इन सब का कॉन्सेप्ट हट जाता है और गांधार में हमें इस प्रकार से छत्रावलियों का कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है और इस तरह से डेवलपमेंट हमें दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बर्मा इंडोनेशिया में हमें इस प्रकार के स्तूप जहाँ पर न तोरण न वेदिका और इनका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई देता है और यहाँ पर बर्मा इंडोनेशिया में इस फॉर्म में हमें स्तूप दिखाई देने लगते हैं। ये एक इवोल्यूशन का एक चार्ट है कि किस प्रकार से मौर्यन से इंडो ग्रीक का सेकेंड सेंचुरी फॉर्म, फिर लेट इंडो ग्रीक, फिर कुशाना, तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि स्तूप का इवोल्यूशन होता चला गया। पहले बिना छत्रावली की थी, फिर उसके बाद इसकी एक छोटी वेदिका फिर अब छत्रावली ऐड हो गया, फिर इसके ऊपर और भी छत्रावलियों का प्रयोग होने लगा और यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट और बदलता हुआ नजर आने लगा। इस प्रकार से ये परिवर्तित होते चले गए और इनका कॉन्सेप्ट हमें अलग अलग फॉर्म में दिखाई देने लगा। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्तूप, जिसमें कि स्तूप में कितने एलिमेंट्स होते हैं, उनके कितने मुख्य रूप से अंग होते हैं। ये आप देखते हैं कि ये पूरा स्तूप का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि हम बात करेंगे कि ये हमारा अंड है और इसको हम डोम अंड दोनों ही कहते हैं। ये इनका तोरण है जो कि मुख्य द्वार पर होता है और इसके साथ ही हम वेदिका का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखते हैं कि ये यहाँ पर एक बड़ी वेदिका, यहाँ दूसरी और एक छोटी वेदिका भी यहाँ पर नजर आती है, जिसमें कि हर्मिका और छत्रावली का कॉन्सेप्ट आता है। इसके साथ ही साथ ये वेदिका और वेदिका में बात करते हैं तो ये इनका अंड, दिस इज अंड। सिलेंड्रिकल बेस मेधी इस वेदिका की कॉन्सेप्ट में हमें ये यहाँ पर मेधी दिखाई देता है। फिर हर्मिका हमें टॉप फॉर्म में यहाँ पर हर्मिका दिखाई देती है। वेदिका का कॉन्सेप्ट आता है, इसमें हमें यष्टि का कॉन्सेप्ट आता है। फिर हम देखते हैं रेलिंग ऑन टॉप ऑफ मेधी एंड अराउंड स्तूप, ये हमें पूरे फॉर्म में वेदिका का कॉन्सेप्ट नजर आता है। प्रदक्षिणा पथ जहाँ से पाथवे, यहाँ से ये लोग खड़े होकर पूरे स्तूप का परिक्रमा करते थे। देन हम बात करते हैं कि ये सोपान इस पे जाने के लिए सोपान यानी स्टेयर की बात होती है। आप यहाँ पर सोपान को देख सकते हैं, स्टेयर। और फिर सोपान सूची होती है ये, जो कि ये स्तंभ और ये उसनीस होता है, ये स्तंभ और ये सूची, जिसको क्रॉस बार भी कहा जाता है, और स्तंभ वर्टिकल बार, और इसके बाद ये कोपिंग, इसको उसनीस बोला जाता है, और गेटवे तोरण, ये पूरा एलिमेंट्स स्तूप का होता है, जिसको हम स्तूप के मुख्य अंग के नाम से जाने जाते हैं। और स्तूप पे हमें इन्हीं नामों से स्तूप को पहचाना जाता है और स्तूप के बारे में बात करते हैं। और हम जो भी अंकन देखते हैं, आप देखेंगे बाद में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये इन आपको तोरणों पे विभिन्न अंकन दिखाई दे रहे होंगे, जो कि भगवान बुद्ध से जुड़े हुए, भगवान बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तोरण। भगवान महापरिनिर्वाण सूत्र में तोरण के बारे में बताया गया है कि स्तूप में जो स्तूप ऐसा हो जो चारों तरफ से रोड मिलते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो तोरण है, ये ऐसे 4 तोरणों का कॉन्सेप्ट हमें स्तूप में दिखाई देता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ पर और इस तोरण का जो कॉन्सेप्ट आता है, तोरण का कॉन्सेप्ट हम महापरिनिर्वाण सूत्र में देखते हैं कि जहाँ पर चारों तरफ से खुला हो और इसको आध्यात्मिक ज्ञान से इसको जोड़ने की कोशिश की जाती है। और हम देखते हैं तोरण पे विभिन्न गेटवे, जो उनको विभिन्न प्रकार के कार्व्ड रिलीफ से उसको कवर किया गया है, जिसमें कि बोधिसत्व और बुद्ध के से संबंधित कथानकों का वर्णन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 जिस गेट के बारे में हमने बात की, तो ईस्ट गेट जो कि उनके बर्थ से, वेस्ट गेट उनके फर्स्ट सेरेमनी से, साउथ गेट उनके इनलाइटमेंट से, और नॉर्थ गेट उनके निर्वाण से। तो इससे संबंधित कथानकों के बारे में यहाँ पर जुड़ा हुआ था। ये तोरण का कॉन्सेप्ट मैंने आपको तोरण बताया, और इसमें हमने इसके एलिमेंट्स के बारे में बताया कि किस प्रकार से ये पिलर, कैपिटल और लोटस ड्रॉप, ये अंदर लोटस ड्रॉप है अपना। इसके बारे में और डिटेल में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। और दिस इज त्रिरत्न, और ये धर्मचक्र जो इस पे अर्ध जो कि थोड़ा सा टूटा हुआ है। तो ये तोरण का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है, इसको गेटवे भी कहते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि सरकम्बुलेशन यानी कि उनके चारों तरफ जो परिक्रमा की बात होती है, जिसको हम प्रदक्षिणा पथ से भी जोड़ते हैं। प्रदक्षिणा पथ होता है कि कीपिंग टू द राइट, जब हम किसी चीज़ को दाहिने भाग से जब हम परिक्रमा करते हैं तो ये एक पवित्र चीज़ मानी जाती है कि जब हम किसी को पूरी तरह से घूमकर एक राउंड लगाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, उसको परिक्रमा करते हैं और उसको इस प्रदक्षिणा पथ के कॉन्सेप्ट से जोड़ा गया है जो स्तूप में किया जाता था। स्पेशली हम तिब्बत में अगर देखते हैं तो बोधि ट्री को ये लोग एक सर्कल, एक राउंड लगाते थे, जो कि ये माना जाता है कि जब हम किसी चीज़ को ये मानते हैं कि वो पूरी तरह से पवित्र है तो उसको परिक्रमा लेने से, परिक्रमा करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और उसकी परिक्रमा ली जाती है। इस तरह का जब कॉन्सेप्ट आता है उसको प्रदक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर फिगर के माध्यम से दिखाया गया कि ये प्रदक्षिणा पथ होता है और ये आप देख सकते हैं कि इसी प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। और वेदिका और वेदिका से प्रदक्षिणा पथ आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। मेधी सर्कम्बुलेशन की बात करें, ये मेधी होती है जो कि प्रदक्षिणा पथ से जुड़ी होती है। मेधी भी स्तूप का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट्स बताया जाता है। मेधी का कॉन्सेप्ट आता है आधुनिक सिंहली ग्रंथों में आसन और थ्रोन यानी सिंहासन के रूप में उसको वहाँ पर प्रेजेंट किया गया है और उस रूप में, और उसको टेरिस से जोड़ने यानी सोपान से जोड़ने की बात आती है, जिसको मेधी की बात की जाती है। अब हम बात करते हैं अंड के बारे में। अंड जो कि मुख्य भाग होता है स्तूप का, और कह सकते हैं कि उसको हृदय कहते हैं, जिसमें कि भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें, भगवान बुद्ध का धातु अवशेष जहाँ पर संरक्षित किया जाता है। पहले ये गोल्ड कंटेनर में, फिर उसके बाद सिल्वर में, देन ब्रोंज में, फिर उसके बाद उसको मिट्टी के ढेरों से उसको ढका गया। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है कि अंड में भगवान बुद्ध के धातु अवशेषों को संरक्षित किया गया है। और इसके बारे में स्तूप कुंभ के बारे में कि ये महत्वपूर्ण धातु अवशेष के रूप में इसका प्रयोग मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि इस अंड का जो स्वरूप आया वो किस प्रकार से, तो इसको पूर्ण घंट यानी कलश में हम देखते हैं कि आज भी हम अस्थि अवशेष को एक कलश में प्रिजर्व करते हैं और उसको रखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट प्राचीन काल से हमें दिखाई देता है कि जब हम किसी महत्वपूर्ण चीज़ों को, तो भगवान बुद्ध का जो पार्थिव शरीर का अवशेष था उसको कलश का रूप दिया गया और यहाँ पर ये पूर्ण घंट का रूप आया और यहीं से हमें ये इस घड़ी के आकार के रूप को देखते हैं, जो कि हमें अंड का रूप दिखाई देता है। और इसको हम देखते हैं, पूर्ण घंट की डिजाइन हमें अमरावती के स्तूप पर दिखाई देती है, जो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि उसी धर्म चक्र यानी धर्म चक्र जिसका कॉन्सेप्ट भगवान बुद्ध से जुड़ा है, भगवान बुद्ध के शिक्षाओं से हम इसको जोड़कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसकी बात की गई है। और धर्म चक्र को जब हम बात करते हैं कि जैसे जैसे स्तूप विकसित हुए, उनकी आंतरिक दीवारें भी सुदृढ़ होती चली गईं और उसके मध्य में धर्म चक्र प्रतीक के बारे में बात होती है। और इसका अर्थ है कि भगवान बुद्ध को उनके उपदेश और धम्म दोनों का प्रतीक बताया जाता है। ये धम्म चक्र का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, हम यहाँ पर पूर्ण घंट में कमल का प्रारूप आता है। सुंदर कमल कीचड़ से, पानी से विकसित होकर एक सुंदर रूप धारण करता है और किस प्रकार वो कीचड़ और मड से निकलकर एक सुंदर प्रकार का पुष्प आता है। वही ज्ञान देने की बात की गई है कि हमें अपने अंधकारमय जीवन को उजाले की तरफ कैसे लाना है, हमें प्रकाशमान जीवन कैसे जीना है, उसका कॉन्सेप्ट देने के लिए इस कमल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं यष्टि, जो कि हमने देखा कि स्तूप में हमें यष्टि का कॉन्सेप्ट, तो ये यष्टि का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि ये स्तूप पर ही इसका अलंकरण दिखाया गया कि किस प्रकार छत्रावली के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि बाद के कालों में हमें छत्रावली के रूप में यष्टि यहाँ पर दिखाई देती है और शुरुआत में यष्टि एक स्तंभ के रूप में हमें प्रदर्शित हुई दिखाई देती है। एक्सिल पिलर में, जो कि दिव्यावदान में इसके बारे में जिक्र किया गया है, और इसको हम अगर एक्सिल पिलर के बारे में बात करें तो वैदिक युग में यूप का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि वुडन होता है और वहाँ पर पशु बलि के बारे में बात की गई है। लेकिन ये बुद्धिस्ट में, बौद्ध धर्म में अहिंसा, नॉन वायलेंट की बात होती है और वहाँ पर पशु बलि के बारे में
हमेशा रिजेक्ट करते हैं, मनाही करते हैं और जिसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो यहाँ पर यष्टि यानी यष्टि की बात होती है और एक्सियल पिलर की बात होती है। इसको आप डायग्राफ के थ्रू दिखाते हैं कि ये एक्सियल पिलर है जो कि अंदर तक गया हुआ है और जो धातु अवशेषों को कनेक्ट करता है ये यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे कि सांची स्तूप के बारे में, उसके मुख्य एलिमेंट्स के बारे में और उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। धन्यवाद।